जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी 2026 के लिए, जिनका एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं तैयारी किया है या आप पहली बार एग्जाम एसएससी जीडी का देने जा रहे हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए ही होने वाला है। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, जिनको नहीं पता है, आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, उसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस मिलाकर आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 और हिंदी का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, जैसे में देख सकते हैं, ये वाला सवाल आपके 3 बार से 4 बार से ज्यादा पूछा जा चुका है। हिंदी का पहले हम लोग 20 प्रश्न को करेंगे, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ, उसके बाद जो जीके बचेगा उसको करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, जो कि सीधे एसएससी जीडी पर टारगेट प्रश्न है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। आज का यह आप क्लास पूरा देख लेते हैं, यकीनन मानिए कि आधा से ज्यादा प्रश्न आप अपने एग्जाम में सही करके आओगे। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या होता है? शुद्ध शब्द को चयन कीजिए। चयन का मतलब इसमें पहचानना है। 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हूबहू शुद्ध वर्तनी पहचानने के लिए एक प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि एक नंबर कंफर्म यहाँ से आप कर लीजिए। एक नंबर आपका पहले कंफर्म हो गया। शुद्ध वर्तनी का चयन करना अगर आप जान जाते हैं, शुद्ध शब्द को पहचानना सीख जाते हैं, तो एक नंबर आपका कंफर्म है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले साल का पेपर है जो लगातार पूछते आ रहा है इस टाइप का प्रश्न, और इस बार के एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो एक कवित्री लिखा हुआ सही है कि एक कवित्री लिखा सही है कि एक कवित्री, या यह कवित्री लिखा सही है? कौन सा कवित्री सही लिखा हुआ? तो ये कवित्री है, तो ये आपका सही नहीं लिखा हुआ। ये कवित्री है, तो ये भी सही नहीं है। एक कवत्री है, ये नहीं होगा। कवित्री, ये वाला आपका सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये शुद्ध और अशुद्ध शब्द जब पढ़ेंगे तब आपको ये पहचानना पड़ता है, तब आप समझेंगे अच्छा से कि कैसे हम लोग शुद्ध और अशुद्ध शब्द को पकड़ते हैं। तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा हो जाएगा? कब इत्री हो जाएगा। कब इत्री हो जाएगा। ठीक है, आराम से पहचान लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, ताकि आपका स्कोर हम लास्ट में जान सके आपने कितना हिंदी में सही किया। क्योंकि हिंदी आता है तो थोड़ा सिंपल लेवल का ही आता है, जीके टफ हो जाता है, रीजनिंग थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन हिंदी जो रहता है सिंपल लेवल का ही रहता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं। आप 20 में अभी यहाँ 12-13 सही करके आओगे। 12-13 कोशिश कीजिए कि 12-13 सही हो जाए। ठीक है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का सही भावार्थ क्या है? यानी सही भावार्थ का मतलब है, इसका अर्थ क्या होगा? सही अर्थ क्या होगा? अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान है, नहीं होगा। अतिथि की पूजा करना चाहिए, नहीं होगा। अतिथि का सम्मान करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अतिथि देवता के समान, ऐसे सब अतिथि के बारे में बात यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर अतिथि देवो भव का अर्थ पूछ रहा है, तो अतिथि देवता के समान है। मतलब एक अर्थ आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। यहाँ से भी एक नंबर आपका कंफर्म कर लीजिए। एक नंबर यहाँ से कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं तो एक नंबर आपका यहाँ से कंफर्म है। अतिथि किसके समान है? देवता के समान। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव मतलब अतिथि देवता के समान है। क्लियर है? आगे आइए। 3 नंबर आपका प्रश्न है जो कि सीधे एग्जाम में आएगा। विपरीतार्थक शब्द का सही युग्म कौन सा? विपरीतार्थक शब्द का सही युग्म कौन सा? ये वाला भी एक नंबर आपके एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। यह सवाल जो ये वाला बता रहे हैं 2020 में पूछा जा चुका और काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगर आप ये बनाना सीख जाते हैं, यकीनन मानिए कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में, भले ये वाला दूसरा ऑप्शन भले चेंज किया रहे, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, तो बताइए, कोई बता सकते हैं? विपरीतार्थक शब्द का सही युग्म पूछा है। विपरीतार्थक मतलब उल्टा शब्द का, तो आरंभ का उल्टा शुरू होता है ना, ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। मित्र का शत्रु हो गया, ये भी नहीं होगा। मतलब दोनों को तो हो गया, लाभ का फायदा नहीं होगा। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। एक यहाँ पर पकड़िए पहले, देखिए यहाँ पर उन्नति और अवनति भी हो रहा है, और मित्र और शत्रु भी, कि उसका विपरीतार्थक हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों सही होगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है गलत टाइप हो गया हो। यहाँ पर उन्नति का भी उल्टा क्या होता है? अवनति होता है, और मित्र का भी उल्टा क्या होता है? शत्रु। और यहीं पर पूछा है विपरीतार्थक शब्द का सही युग्म पूछा है, उल्टा शब्द का सही युग्म पूछ रहा है। तो ए और सी यहाँ पर दोनों हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके ऑप्शन में यहाँ पर मित्र है तो मित्र ही देगा। ठीक है, एक ऑप्शन कोई अलग देगा। ठीक है, हालांकि ये हम टाइप
टाइप की हैं, तो गलत है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 2020 का ये भी सवाल है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म कौन सा है? मतलब कारक से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न देखने को मिलता है, जैसे में कारक का विभक्ति होता है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस प्रकार से अगर आप याद कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका कन्फर्म है। तो इसको बता सकता है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म क्या है? बिल्कुल अच्छा रहा राम। राम नहीं होगा, राम कैसे हो जाएगा? करिए ना, राम नहीं होगा, गलत जवाब आ रहा है, ठीक है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्म कौन सा है? तो देखिए, कर्ता ने पहले होता है, पहले क्या होता है? कर्ता ने, पहले क्या होता है? कर्ता ने। तो यहाँ पर कर्ता पूछता तो राम हो जाता, कर्ता क्या हो जाता है? राम। कर्ता ने तो राम ने, तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाता है? राम हो जाता है, ठीक है। तो राम तो कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कर्म पूछा है ना, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को होता है, कर्ता ने कर्म को होता है, तो को, तो रावण को, रावण को, तो यहाँ पर रावण क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्लियर है, रावण यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप पहचानना सीख जाते हैं, तो 1 नंबर आपका कंफर्म है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर ये दिक्कत आ रहा है। जो भी दिक्कत आ रहा है बताइए, हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हमको पता चलेगा तब ना कि हम एक गलती करें, तब ना उसमें सुधार करेंगे। इसलिए आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, बताइए। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, या कोई दिक्कत हो रहा है तो भी हमें बताइए, ठीक है। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, और इस वीडियो में हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी को करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ये वाला देख सकते हैं, तो हो गया ना, राम ने रावण को मारा, ये तो क्लियर हो गया। आ गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची शब्द से भी आखिरकार एक दो क्वेश्चन बना ही देता है एसएससी तो अच्छे से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? बादल शब्द का पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची का मतलब पहले समझ लेते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है उसका समान अर्थ वाला शब्द, उसका समान अर्थ वाला मतलब, एक तरफ से हम अपने भाषा में समझाएं तो उस शब्द को और क्या बोल सकते हैं? जैसे बादल को हम लोग जलद भी बोल सकते हैं, जलद, मेघ भी बोल सकते हैं, नीरद भी बोल सकते हैं, लेकिन वारिज नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर बादल का पर्यायवाची वारिज नहीं होगा। वारिज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? कमल होता है। वारिज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। वारिज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। यहाँ पर बादल का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो वारिज नहीं हो जाएगा, बल्कि जलद हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, नीरद। ये बादल का पर्यायवाची, लेकिन वारिज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वारिज का जो अर्थ होता है क्या होता है? कमल होता है, ठीक है। आगे आइए, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 2021 और 22 का सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा और आप लोग जवाब देने का भी कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी का मतलब शुद्ध शब्द देखना है कि इसमें कौन सही लिखा हुआ है। ये वाला सुरसुरा सही लिखा है, ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, कोई बता सकते हैं कौन सा इसमें से हो? अंदाजा लगाइए, तो ऐसे तो नहीं पता होगा, तो अंदाजा लगाइए तो कौन सा सही आपके हिसाब से होना चाहिए यहाँ पर, बताइए। कौन सा, ए वाला होना चाहिए, या ए वाला, या ए वाला, ये चाहे ए वाला, कौन सा इसमें सही होना चाहिए? सुरसुरा, बताइए। तो देखिए ये दोनों ए और बी एकदम सेम लग रहा है, लेकिन फर्क ये है कि इधर हर्ष ही उठाया हुआ है और एक दीर्घ ही उठाया हुआ है, मतलब दीर्घ ही किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? कोई बच्चे बता सकते हैं? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। आप लोग बताइए कि कितने बच्चे का बी ऑप्शन आ रहा था, बताइए तो। 6 का बी नंबर की ऑप्शन किसको किसको आ रहा था? कोई बच्चे ए बोल रहे होंगे, कोई बच्चे डी बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं भाई। शुरू शुरू ए वाला सही हो जाएगा, सुरसुरा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सही शब्द हम लोग लिखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो सुरसुरा का अर्थ होता है सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। सेवा करना, या उसको क्या बोलते हैं? इज्जत देना, ये सब करना, ठीक है। सेवा करना, ठीक है। सुरसुरा का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। शुद्ध शब्द आपका यही होगा। अब पहला क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही पहचानने के लिए आएगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आप लोग पहचान लीजिएगा, अच्छे से पहचान लीजिएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं कीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। उदत्त, उदत्त शब्द का सटीक विलोम क्या होता है? उदत्त, उदत्त शब्द का मतलब, उदत्त का मतलब सबसे पहले समझेंगे तब तो उसका विलोम अच्छे से कर पाएंगे। तो उदत्त का अर्थ होता है अहंकारी। उदत्त का अर्थ क्या होता है? अहंकारी। उदत्त का अर्थ क्या होता है बताइएगा बाबू? अहंकारी होता है। और उसका उल्टा पूछ रहा है, यानी विलोम पूछ रहा है, तो उदत्त का उल्टा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जैसे उदत्त, तो उदत्त मतलब अहंकारी हो गया। अहंकारी का उल्टा क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनम्र। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
अहंकारी है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विनम्र। अब विनम्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विनीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनीत बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से एक बार हम क्लियर करते हैं, उद्धत शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? उद्धत मतलब क्या होता है? अहंकारी होता है। उद्धत का मतलब क्या होता है? अहंकारी होता है, और इसका उल्टा कीजिएगा तब विनम्र। अब विनम्र को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? विनीत भी बोल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, मतलब इसको सबसे पहले एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो पर्दा में रहने वाली स्त्री। पर्दा में रहने वाली स्त्री मतलब वो घर से नहीं निकलेगी, जो भी काम है अपना घर में ही करेगी, मतलब वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, उसे हम लोग कहते हैं पर्दा में रहने वाली स्त्री, या जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं। उसके लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके मम्मी पापा और आपके सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा रहा है यह चैनल। और आपके एग्जाम के टाइम यहाँ पर रोजाना आपको एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट क्लास दिया जाता है, तो चैनल को एक बार क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बड़ा भैया मानकर यह आपके पीछे खड़ा रहेगा, आपके सपोर्ट के साथ खड़ा रहेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा डेली हम आपको क्लास देंगे, तो इसलिए चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें? जो स्त्री सूझ भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? असुर। असुरे माँ पसया हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो आप बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं वो वाला आपका हो जाएगा, असुरे पसया हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 9 नंबर सवाल है कि शशांक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? कि उस शब्द का और अर्थ क्या हो सकता है? जैसे में शशांक दिया हुआ है, शशांक का और अर्थ क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, शशांक का जो और अर्थ होगा क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। शशांक को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? चंद्रमा बोल सकते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, तब तक हम स्कोर आपका लास्ट में पूछेंगे आपने 20 में से कितना सही किया, ठीक है। आगे आइए। आपका 10 नंबर सवाल है, अंकुश न होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंकुश न होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, अंकुश न होने का मतलब है, अंकुश न होना मतलब किसी पर आपको उसको रोक टोक नहीं है। जैसे में अंकुश न होना मतलब उस पर रोक टोक नहीं करना, मतलब नियंत्रण न होना। अंकुश न होने का मतलब क्या है? नियंत्रण न होना। इसका अर्थ क्या होगा? नियंत्रण न होना, ठीक है, बिल्कुल अच्छा बात है। आप लोग बता रहे हैं, ऐसे ही जवाब आना चाहिए। देखिए, एक और प्रज्वलित की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनित है? प्रज्वलित को हम लोग कैसे सही लिखेंगे, ये आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई बच्चे बता सकते हैं प्रज्वलित? प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनित शब्द कौन सा है? बताइएगा, कोई बताएंगे? बताइए। तो देखिए, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है। प्रज्वलित का तो ये पूछ ही रहा है, तो आशा करते हैं कि प्रज्वलित तो सही ही लिखा होगा। तो प्रज्वलित जैसे में देखेंगे कि इसके जैसा कौन सा लिखा है? ये वाला ही लिखा हुआ है। तो प्रज्वलित कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ए वाला सही लिखा है। प्रज्वलित कौन सा सही लिखा हुआ है? ए वाला आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। आप ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आया, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपोर्टेंट है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? यथार्थ। यथार्थ मतलब होता है प्राकृतिक। यथार्थ मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का उल्टा क्या हो जाएगा? कोई बता सकते हैं? कृत्रिम हो सकता है। क्या हो सकता है? कृत्रिम हो सकता है। तो कृत्रिम इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आगे आइए। उससे पहले आप लोग अभी तक एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा। एवं टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब डाला जाता है, ठीक है। तो आ जाइए, आगे हम लोग देख लेते हैं, जो कि सीधे एग्जाम में आ सकता है। किंकत वयी शब्द का सही अर्थ क्या है? किंकत वयी भी मूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप के मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा देख लेना और इसका अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? जिसके अपने कर्तव्य का बोध न हो। आपको ऑप्शन देखेंगे ना, देखिए, मान लीजिए कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं आया, तो आप ऑप्शन एक बार पढ़िएगा ना, तो आपको अलग एक ऑप्शन ही लगेगा। जैसे में जो कर्तव्य से विमुख हो, जो कर्तव्य से विमुख हो,
जो अपने कर्तव्य से बोध ना हो, जो अपने जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, उसे हम लोग किंकर्तव्यु मूढ़ कहते हैं। मतलब ऑप्शन देखेंगे तो एक अलग लेवल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे हम जो कर्तव्य से विमुख हो, ये नहीं अलग लेवल का लग रहा है। जो कर्तव्य को न मानते हो, ये भी अलग। ये देखिए, ये ना लग रहा है जिससे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। तो हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करते हैं और सही करते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अंबर का अनेकार्थी शब्द युग्म कौन सा है? अंबर का अनेकार्थी मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है। अंबर को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अंबर को हम लोग आकाश बोल सकते हैं और उसको हम लोग वस्त्र भी बोलते हैं। अंबर को क्या क्या बोलते हैं? आकाश और क्या बोलते हैं? वस्त्र भी बोलते हैं। अंबर को क्या क्या बोलते हैं? आकाश और वस्त्र भी बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है, 15 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अच्छे से देखिएगा। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, पैर फैलाकर सोना का मतलब गहरी नींद सोना नहीं हो जाएगा। ये निश्चित होकर सोना, मतलब एकदम पैर फैलाकर सो गए, मतलब निश्चित होकर। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा, पैर फैलाकर सोइएगा, यानी निश्चित होकर सोना, निश्चित होकर सोना, निश्चित होकर सोना। और अपने घर पर भी आप लोग बुक ले लीजिए, थोड़ा मॉक टेस्ट दीजिए, थोड़ा टेस्ट भी मारिए, सेट मारिए, ये सब कीजिएगा। थोड़ा जिनको सेट नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखिए और उसको मिलाइए कि हमने कितना फिर प्रश्न को सही किया। ऐसा करते हैं तो यकीनन माने कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि यह एक प्रक्रिया है, सीखने का एक प्रक्रिया है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत मदद करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ 5 मिनट में 10 क्वेश्चन लगाते हैं, तो वहाँ तो और जल्दी लगाना होगा ना। तो जितना जल्दी टाइम में आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, उतना बेहतर रिजल्ट आएगा, उतना कम समय में आप एग्जाम दे पाओगे। ठीक है ना। तो ये सब एक प्रक्रिया है, आपको ये करना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट निकालना है तो। ठीक है, और एसएससी जीडी का रिवीजन तो हम करवा ही रहे हैं, तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली सुबह 8 बजे, सुबह कितना? 8 बजे डेली आपको एसएससी जीडी का क्लासेज मिलेगा। तो चैनल को क्या करके रखिएगा? सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। 16 नंबर आपका सवाल है, पछताए। पछताए का विलोम शब्द क्या होगा? पछताए का विलोम शब्द क्या होगा? तो परवर्ती एक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? परवर्ती नहीं होगा, परवर्ती नहीं होगा। प्राचताय पूछा तो प्राच हो जाएगा और प्रस्तय हो जाएगा। ठीक है ना। यानी बी और सी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। तो मीनाक्षी का होता है, मीनाक्षी का मतलब क्या होता है? मछली जैसा आंख वाली, मछली जैसी आंख वाली, मछली जैसी आंख वाली मीनाक्षी का पर्यायवाची होती है। मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? मछली जैसी आंख वाली, यानी मछली इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, जो कि सीधे काफी इंपॉर्टेंट है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? डर जाना। क्या हो जाएगा? डर जाना। मतलब ना, कलेजा पर नहीं कहता कि सांप लौट गया, सॉरी, ये दूसरा हो गया ना। डर जाना कैसे हो जाएगा? मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक हो गया। यहाँ पर कलेजे पर सांप लौटना मतलब किसी को देखकर आपके कलेजे पर सांप लौट रहा है, मतलब आप किसी से जल रहे हैं, यानी ईर्ष्या से जल उठना। ये डर जाना दूसरे मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है ना। ईर्ष्या से जल जाना मतलब कलेजे पर सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या से जल जाना। रोआ रोआ खड़ा होना मतलब डर जाना, इसका हो सकता है, इसका। ठीक है ना। चलिए, तो उस कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है बाबू, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है अशुद्ध शब्द का हम लोग चयन करें? इसमें कौन सा ऐसा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये बिल्कुल सही है। राम ने अपनी संपत्ति बेच दी, ये भी बिल्कुल सही। मतलब ये नहीं कि वो नहीं पूछ रहा कि संपत्ति बेच दिया, यहाँ पर सिर्फ शुद्ध शब्द की बात कर रहा है। तो राम ने अपनी संपत्ति बेच दी, ये सही लिखा हुआ है। मुझे बहुत प्यास लगी हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन ये वह एक विद्वान महिला है, ये सही नहीं लिखा हुआ। तो आप कहिए सर ये कैसे नहीं सही लिखा हुआ? पूछिए कम से कम कि ये कैसे नहीं सही लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, ये विद्वान है ना, विद्वान है, तो महिला के लिए विद्वान नहीं तो
पुरुष के लिए विद्वान यूज होता है, महिला के लिए विदुषी यूज होता है। क्या होता है, जो मान लीजिए कोई महिला बहुत तेज है तो उसके लिए हम लोग विदुषी यूज करते हैं, और जो महिला यानी महिला तो हो गया विदुषी, और जो पुरुष तेज रहता है तो उसको में हम लोग विद्वान यूज करते हैं। महिला के लिए क्या यूज करेंगे, विदुषी। तो ये शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपका चयन करने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, तो इसी प्रकार से आप थोड़ा पकड़िएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे आइए। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव। तो घोटक, तो घोटक को हम लोग बिगाड़ देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि कोई विकलांग है तो उसको हम लोग तद्भव में क्या बोलेंगे, लंगड़ा बोलेंगे। और भी बहुत सारा ऐसा शब्द है वो जो कि हम उसको तद्भव में बोलेंगे। जैसे में और भी मान लीजिए कि पुष्प, पुष्प तो उसको तद्भव रूप में हम लोग क्या बोलेंगे, पुष्प को हम लोग क्या बोलेंगे, फूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फूल। ये तद्भव बिगड़ा हुआ ये सब रूप है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चन को हम लोग क्लियर किए। अब हम लोग अब किसका देख लेते हैं। अच्छा, किसका आया है, अच्छा जीके आया है ना। तो उससे पहले आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, आप लोग का कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ। ठीक है, पहले ये जवाब दीजिए, हिंदी में से 20 में से 12-13 स्कोर सही किए या नहीं। ये बहुत जरूरी है। अगर 12-13 सही किए तो बिल्कुल अच्छा है। इस बार का रिजल्ट आपका जरूर आएगा एसएससी जीडी में। जरूर कमेंट करके बताइए हिंदी में आपका कितना प्रश्न सही हुआ। 12-13 मन में सोचे होंगे, जितना हुआ होगा एक बार जरूर बताइए। ठीक है ना। लेकिन कोशिश करना है अगली बार, ये वादा कीजिए कि अगली बार सर हम पूरा में पूरा सही करेंगे, ये वादा कीजिए पहले। ठीक है, आ जाइए। अब हम लोग क्या सही करते हैं, जीके के जितना भी प्रश्न होगा यहाँ पर देखेंगे 10 लगभग लिए हैं जीके का प्रश्न। उसके बाद रीजनिंग, क्योंकि सब करवाना है तो थोड़ा कम कम क्वेश्चन लिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, आ जाइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद अनुच्छेद 76 है वह किससे संबंधित है। तो ये आपका जो संबंधित है बाबू, याद रखिएगा, यह न्यायपालिका से संबंधित है। न्यायपालिका तो ऑप्शन में है नहीं, तो आप कहिएगा कि सर कौन सा होगा। तो ये अनुच्छेद, अगर भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के महान न्यायवादी, यानी यही हो गया न्यायपालिका। महान न्यायवादी का मतलब फैसला करने वाला, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुनाने वाला रहता है उसको। तो यह अनुच्छेद 76 से संबंधित है। किससे संबंधित है, अनुच्छेद 76 से। यही वाला आपका भारत के महानवादी यानी कार्यपालिका से संबंधित है। अगला करते हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक। तो इसे सीधे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसको कोई नहीं नियुक्त कर सकता, इसे सीधे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। क्लियर है, आगे आइए। 2 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहे हैं कि कुतुब मीनार का काज को किसने पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूछेगा तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन एक ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, फिर से हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं। कुतुब मीनार के काज को किसने पूरा करवाया था, वो तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, यानी किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसके काज को किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। याद रखिएगा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, आगे आइए। चलिए, 3 नंबर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा। गोबी मरुस्थल एशिया के किन देशों के बीच स्थित है। जो एशिया मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, वो एशिया के किन 2 देशों के बीच स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइएगा किन 2 देशों के बीच स्थित है। कोई बच्चे बता सकते हैं, अगर किसी को आ रहा है तो आप इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, चीन और मंगोलिया पर स्थित है। चीन और मंगोलिया देश के बीच आपका गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है। ठीक है, आगे आइए। 4 नंबर प्रश्न है, रॉकी पर्वत। रॉकी माउंटेन्स किस महाद्वीप में स्थित है। रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, ऐसा ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। ये कनाडा टाइप का हो जाता है, कनाडा की साइड ये आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए।
आप लोग भी जवाब दीजिएगा, लास्ट में पूछेंगे आपने जीके में कितना सही किया, ठीक है। वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किनके बीच हस्ताक्षर हुआ था, मतलब जब वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो हुआ था किनके किनके बीच वो हुआ था, ठीक है। तो महात्मा गांधी और मोहब्बत अली जिन्ना के बीच हुआ था, या बाल गंगाधर तिलक या मोहब्बत अली जिन्ना के बीच हुआ था, कोई बता सकते हैं किसका होगा। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहब्बत अली जिन्ना के बीच हुआ था, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया पाया जाता है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, टाइलिन, क्या पाया जाता है, टाइलिन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एंजाइम है, कौन सा ऐसा सलाइवा है जो लार में पाया जाता है, तो वो आपका टाइलिन हो जाएगा, ठीक है, टाइलिन। चलिए 7 नंबर सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है, कोई बता सकते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं आपके भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा इसको देखे तो थोड़ा सा पतला करते हैं, कितना अच्छा ठीक, ये भी ठीक ही है। चलिए 8 नंबर सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ये बताइए, तो पहले ये मोटा वाला सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है, या इतना मोटा किए तो ये वाला सही, नहीं इतना ज्यादा नहीं और कम, ये वाला सही लग रहा है, बताइए तो कौन वाला आपको सही लग रहा है, ठीक है। ये पतला वाला से करे या मोटा वाला से करे, मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बताइए तो कमेंट में कौन वाला सही लग रहा है। तो चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय जीडीपी है उसमें प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, तो याद रखिएगा कृषि और संबंध गतिविधियां आता है, कृषि और क्या आता है, संबंध गतिविधियां आती है, याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, कृषि क्षेत्र आता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र 3 प्रकार के बांटा गया है, एक आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है, और एक आपका क्या होता है सेवा क्षेत्र होता है, और एक आपका क्या होता है उद्योग क्षेत्र होता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका पूरा कृषि ये सबसे संबंधित आ जाएगा, खेती बाड़ी से आ जाएगा। सेवा क्षेत्र में क्या होता है, सेवा क्षेत्र में बैंकिंग ये सब आ जाता है, उद्योग में किसी चीज को पालना ये सब आ जाता है, ठीक है। जैसे में एक बार आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मछली पालन यानी खेती बाड़ी कृषि ये सबसे ही संबंधित है, मछली पालन करेंगे तो मतलब एक तरफ से कृषि वाला ही हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। आगे आइए 9 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, कहाँ में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा भारतीय पुनर्जागरण का जनक हम लोग किसको कहते हैं, राजा राम मोहन राय को कहते हैं, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्लियर है, ये सी ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अब हम लोग चलते हैं, अच्छा 10 जीके का यहाँ पर 10 प्रश्न सही हुआ, अब हम लोग आते हैं रीजनिंग में आते हैं, अच्छा ये हिंदी का भी क्वेश्चन आ गया ना, रीजनिंग आ जाइए, यहीं पर तो है रीजनिंग का। अब आप लोग पहले जवाब दीजिए, जीके के ज्यादा प्रश्न तो नहीं करवाए, 10 ही क्वेश्चन करवाए, तो 10 में से आप लोगों ने कितना सही किया, 5-6 के आसपास सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब हम लोग किसको देख लेते हैं, रीजनिंग के 20 प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा रीजनिंग, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, सादृश्यता से एक प्रश्न पूछा गया है, मतलब ऐसा एक प्रश्न कन्फर्म कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, ठीक है। सादृश्यता से एक प्रश्न है, तो देखिए 4 के बाद 80 आ रहा है और 6 के बाद क्या आएगा, तो इसके 4 से 80 के बीच क्या संबंध है, तो हमको पहचानना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये बनाना सीख जाते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये काम कर रहा है, याद कीजिएगा, ये आपका काम किस पर कर रहा है, याद कीजिएगा, ये जो आपका काम कर रहा है एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर पर काम कर रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पर काम कर रहा है, तो अब बोलिएगा सर एक कैसे काम कर रहा है, तो देखिए देखिए आसान से देखिएगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे में एम स्क्वायर और एन स्क्वायर पर यह कैसे काम कर रहा है, तो देखिए जो कैसे हो जाएगा ना, एम एम का मतलब 4,
एम का मतलब कितना, 4। ऐसे नहीं काम कर रहा है, 1 मिनट 1 मिनट, गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है। ये फार्मूला इस पर काम करेगा, एम क्यूब प्लस में एन स्क्वायर पर काम करेगा। कैसे काम करेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एम क्यू है, तो एम के मान आपका कितना है, 4। तो 4 के क्यूब कीजिएगा, कितना आएगा, 4 का क्यूब कितना होगा बताइए, 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 16। फिर से एक बार समझेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इस पर काम करा तो 64 16 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 को भी आपका करना है, तो 6 का क्यूब कीजिएगा, कितना आएगा, 216 आएगा। और प्लस में 6 का स्क्वायर कीजिएगा, मैंने पहले क्यू करके फिर स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया। फिर से हम लोग ध्यान से समझते हैं, पहले क्यू करके फिर स्क्वायर करके दोनों को क्या जोड़ कर दिया है, जोड़ दिया। उसी प्रकार से 6 का किए तो 216, फिर 6 के किए तो 36। तो 216 और 36 कितना होता है, 252 होता है। यानी 252 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा टफ आता है, आपको अच्छे से देख लेना है। जैसे में यहाँ पर थोड़ा सा हम दिमाग लगाए ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे हम पहले क्यू किया है, फिर स्क्वायर किया है, फिर दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। मतलब 4 है तो 4 को क्या करेंगे कि 4 और 80 के बीच क्या संबंध है, तो दोनों को मतलब पहले क्यूब कीजिए फिर स्क्वायर कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 4 और 80 के बीच संबंध बता रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से 6 को किए हैं, 216 प्लस 36 तो कितना हो गया, 252 हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, आप अपने घर पर भी बनाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आगे आइए। कोडिंग से प्रश्न आपके एग्जाम में, डिकोडिंग से काफी इंपॉर्टेंट ऐसा प्रश्न रहता है, आपको अच्छे से देखना है। इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रोस्ट को PQYUR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को स्लोपी को कैसे लिखा जाएगा। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म है, 1 नंबर लिख लीजिए मेरा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले आर से पी कैसे भाग रहा है, आर से पी कैसे भाग रहा है बता सकते हैं कोई, आर से पी कैसे भाग रहा है। तो आर में से 2 को घटाइएगा, आर में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा, पी आएगा। 2 लेटर घटाइएगा तो पी आएगा, ठीक है। क्लियर है, मतलब 2 का अंतर चला। उसी प्रकार से ओ का चलेंगे, ओ के बाद क्यू, तो ओ पी क्यू, यानी 2 लेटर बाद आ रहा है, फिर से 2 लेटर बाद आ रहा है। फिर करेंगे उसी प्रकार से ए से वाई करेंगे, ए से वाई करेंगे, यानी 2 लेटर घट रहा है। मतलब इसका एक क्रम समझिए, 2 लेटर घट रहा है, 2 लेटर बढ़ रहा है, 2 लेटर घट रहा है, 2 लेटर बढ़ रहा है। मतलब 2 2 लेटर को आगे पीछे कर रहा है, मतलब 2 लेटर घटा दिया, फिर बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, फिर बढ़ा दिया। उसी प्रकार से हम लोग स्लोपी में करेंगे, 2 लेटर को पहले घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, 2 घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, क्रम को समझिए अच्छा से, ठीक है। रोस्ट, तो आर के 2 को पीछे लेटर कर दिया, पी को कर दिया, फिर ओ के बाद 2 लेटर को आगे बढ़ा दिया, क्यू कर दिया, ए के बाद फिर 2 लेटर को घटा दिया, वाई कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको किसको करना है, उसी प्रकार से स्लोपी को करना है। स्लोपी को हम लोग करेंगे, तो एस में 2 लेटर अगर घटाते हैं तो हमको क्यू आएगा, एस में 2 लेटर घटाते हैं तो क्या आएगा, क्यू आएगा। फिर एल है, तो एल में 2 लेटर जोड़ना है ना, घटाए ना 2 लेटर, फिर एल में 2 लेटर जोड़ेंगे तो एम एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसी प्रकार से ओ में फिर 2 लेटर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। उसी प्रकार से और कर लेते हैं। फिर पी है, डबल पी है, तो पी में 2 लेटर हम लोग एगो में 2 लेटर बढ़ाते हैं, तो पी यहाँ पर घटाए ना 2 लेटर, तो यहाँ में 2 लेटर बढ़ाएंगे तो आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप कीजिएगा। पी में फिर पी डबल पी है ना, तो फिर पी में 2 लेटर घटाइएगा तो एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। उसी प्रकार से फिर कीजिएगा, वाई में 2 लेटर घटाइएगा तो ए आएगा, यानी ये वाला देख लीजिए, QNMRN, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप पकड़ते हैं तो आपको ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। 3 नंबर सवाल है, एक श्रृंखला पूरा करना है, नंबर सीरीज है, 13 से 17 कैसे भाग रहा है, ये आपको समझना है। 13 से 17 कैसे भाग रहा है, कोई बता सकते हैं 13 से 17 कैसे भाग रहा है। 13 17 26 51 100 इतना आ गया है, कैसे भाग रहा है, कोई बच्चे बता सकते हैं कैसे भाग रहा है। तो 13 से 17 कितना भाग रहा है, 4। 4 से कितना भाग रहा है, 17 9 26, यानी 5 5, फिर 4 भागा, फिर 9 भागा, फिर 26 से 51 कितना भागा, 26 से 51, 26 से 51 कितना भागा, कोई बता सकते हैं। 14 नहीं, 14 कैसे भाग जाएगा, 14, हाँ 25 भागा है, कितना भागा है, 25 भागा है।
फिर यहाँ से 49 भागा, इस क्रम में आपका जा रहा है। मतलब पहले 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 5 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 7 का। मतलब सभी अभाज्य संख्या का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। देख रहे हैं 2 अपने आप से कट रहा है, 3 अपने आप से, 5 7। उसी प्रकार से 2 3 5 7 और 9, 9 तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो 10 11, 11 कौन सा हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो 11 को कीजिएगा तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 100 ऐड हो रहा है तो 121 और 100 कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। अच्छा यहाँ पर कुछ तो दिया नहीं, फिगर तो दिया नहीं, तो लुप्त संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है चलिए, एक महिला की ओर, ब्लड रिलेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, मान लीजिए कि रमन एक व्यक्ति यहाँ पर है, रमन, रमन एक व्यक्ति है, वह एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोला कि वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र की, फिर से समझिएगा, वो रमन कह रहा कि वह मेरे दादा का, मतलब उसके ही दादा की पुत्र का, तो मतलब वो खुद हो गया, वह इकलौती बहू है, पत्नी का, उसके पुत्र की पत्नी का, उसके पुत्र की पत्नी का, मतलब मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो मैंने रमन खुद हो जाएगा, उसकी पत्नी मतलब उसकी बीवी हो जाएगा, उसका इकलौती बहू है, उसका इकलौती बहू है। तो उस महिला के रमन से क्या संबंध है, तो उसका भी पत्नी को अपना ही कह रहा है। ठीक है, तो इसके भी संबंध क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से समझिएगा ब्लड रिलेशन को, तो 1 नंबर आपका कन्फर्म है। ठीक है आगे आइए। कुछ पेन पेंसिल है, कथन एक में कह रहा है, फिर दो में कथन कर रहा है कि सभी पेंसिल रबड़ है, निष्कर्ष है सभी रबर पेन है, तो कुछ रबर पेन है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा बता सकते हैं कोई, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल कुछ रबड़ पेन है, ये कुछ है, सभी पेंसिल रबड़ है, ये हो सकता है। ठीक है आगे चलिए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग मैथ सभी को देख लेंगे। ठीक है।